हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो मेरी रेशियो होने वाली है वो होने वाली है रिटर्न ऑन एसेट्स के ऊपर। ठीक है, लास्ट क्लासेस में मैंने आपको सारी की सारी मार्जिन रेशियोज करा दी थी। एक बार मैं आपको फिर से पीछे लेके चल लेता हूं बेटा, जहां मैं आपको स्टार्ट किया था। प्रॉफिटेबिलिटीज रेशियोज हमारा टॉपिक स्टार्ट है। ये कोई रिटर्न रेशियोज, ये जो आप हेडिंग देख रहे हैं, ये मत समझना मैंने कोई न्यू रेशियो स्टार्ट कर दिया। ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर ही आता है। मैंने आपको पहले ही बताया था प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो दो टाइप की है। पहली है मार्जिन रेशियोज, दूसरी है रिटर्न रेशियोज। ठीक है, तो मार्जिन रेशियोज मैंने आपको इन डिटेल कवर करा दिए। एक मैंने आपको अंडररेटेड रेशियो भी कराई, जो बहुत कम पूछी जाती है सीएमए यूएसए करिकुलम में। ठीक है, अब आज से मेरा एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया है रिटर्न रेशियोज के ऊपर। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेशियो है सीएमए यूएसए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए और आपके रियल लाइफ के लिए। एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट हमेशा ज्यादातर टॉप लेवल पे काम करता है, टॉप लेवल पे काम करता है, और टॉप लेवल पे वो हमेशा ये वाली रेशियोज निकाल के देखता है, रिटर्न रेशियोज, क्योंकि मालिक का पैसा एसेट्स में लगा रहता है। अब मालिक का पैसा एसेट्स में लगा रहता है, बस दिखाने दिखाने के लिए तो लगा नहीं रहता कि देखो मेरी एसेट्स आ गई, बस देख देख के खुश होता रहूंगा। उसने एसेट्स में पैसा लगा रखा है, एक तरीके से उसने अपना पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट कर रखा है। और बेटा आप किसी चीज को इन्वेस्ट क्यों करते हो? आप अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट क्यों करते हो? ताकि एक रिटर्न मिल सके। इसलिए इस रेशियो का नाम है रिटर्न ऑन एसेट्स। जो मालिक है कंपनी का, उसने इन एसेट्स इसने इन एसेट्स में जो पैसा लगा रखा है, इस एसेट्स पे इसको कितना फिर रिटर्न मिल रहा है बैक। पैसा लगा दिया एसेट्स पे, अब एसेट्स उसको कितना काम कर रही है, पैसा लगा रही है, पैसा मिल गया, अब वो एसेट्स उस पैसे पे काम कर रही है। अब मालिक को उस पैसे पे कितना रिटर्न कमा के दे रही है ये एसेट्स, ये हमारा टॉपिक है। तो बेटा ये फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। ये जो फॉर्मूला है बेटा आपका, जो मैंने सामने लिखा है, ये उल्टा है, मैंने गलती से उल्टा लिख दिया इसको। ठीक है, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, इसको आप ऊपर नीचे कर दीजिएगा। न्यूमिनेटर में नेट इनकम आता है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में एवरेज एसेट्स आता है। ठीक है, एवरेज टोटल एसेट्स, एवरेज एसेट्स, ठीक है, इन 200। ये इसका फॉर्मूला है बेटा, ये वो फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, उल्टा है बस, मतलब डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में लिख दीजिए और न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर स्वैप कर दीजिए, ये आएगा। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। लॉजिक क्या है वो मैं आपको बता ही देता हूं, उसकी आपको टेंशन नहीं है। सारे फॉर्मूला इसका तो मैं आपको लॉजिक बताता ही हूं, इसका भी बताऊंगा। बात क्या है, एक एक फिर मैंने आपके सामने क्वेश्चन भी रखा है। बात क्या है, जब ये रेशियोज आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं बेटा, ये काम आने वाली है एक एनालिसिस में जो आगे हम पढ़ेंगे। कौन सा? ड्यू पॉइंट एनालिसिस। ड्यू पॉइंट एनालिसिस में आपको बताऊंगा बेटा वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेकिन उस कंसेप्ट को समझने के लिए पहले आपको ये रिटर्न रेशियोज, मैंने शब्द यूज किया है रिटर्न रेशियो, रिटर्न ऑन एसेट्स नहीं, रिटर्न रेशियोज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए, तभी वो ड्यू पॉइंट हमारा हो जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस भी फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या है ये रिटर्न ऑन एसेट्स। आरओए भी बोलते हैं इसको। हर बार बेटा मैंने आज तक ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं देखा जिसके अंदर रिटर्न ऑन एसेट्स नहीं पूछा गया। आरओआई, आरओए, रिटर्न रेशियोज में से कोई ना कोई एक रेशियो हमेशा और हमेशा आई है। अभी जो ये वाला अटेम्प्ट हुआ मई जून, इसमें भी आई थी, आता ही आता है। आप अभी जो सितंबर अक्टूबर होगा इसमें भी आएगी। तो ये तो फोकट का आपको मतलब 100% एक क्वेश्चन आपको पता आएगा ही आएगा, तो उसको अच्छी तरह कर लो ना। देखिए सीएमए यूएसए के जो एमसीक्यूज होते हैं ना बेटा, उनका कोई फिक्स वेटेज नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो कि ये जो 100 के 100 क्वेश्चन है कि 100 के 100 क्वेश्चन इक्वली ग्रेडेड होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बार आईएमए ने एक ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया, लेकिन उसका एक रिप्रेजेंटेटिव ने ये चीज बोली थी कि भैया हमारी इक्वल ग्रेडिंग नहीं होती। क्योंकि अगर इक्वल ग्रेडिंग होती, अगर बेटा इक्वल ग्रेडिंग होती तो फिर इक्वल सेट ऑफ क्वेश्चंस भी आते। मतलब सोचो 100 क्वेश्चन में बेटा ए से सेम क्वेश्चन आते, बी से भी उतने ही क्वेश्चन आते, सी से भी उतने ही क्वेश्चन आते, ई से भी आते, एफ से भी आते। मतलब अपनी वेटेज के ना उसका आ रहा था। मेरा मतलब है उतनी क्वेश्चन का मतलब जिनकी इतनी वेटेज है। फॉर एग्जांपल सी की 25% वेटेज है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन फिर इसके आने चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा बेटा 100 में से एटलीस्ट 25 क्वेश्चन तो इसके आने चाहिए ना। ऐसा अगर ऐसा होता तो 25 क्वेश्चन इसके आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता बेटा। ऐसे बहुत सारे अटेम्प्ट्स होते हैं जिसके अंदर सेक्शन सी के कभी कभी क्वेश्चन ही मुश्किल से 10 क्वेश्चन आते, सेक्शन बी के भर भर के आते, सेक्शन ए के भर भर के आते हैं। अभी जो जनवरी फरवरी वाला अटेम्प्ट हुआ उसके सेक्शन ए और सेक्शन ई में से बहुत क्वेश्चन है। अभी ये जो मई जून वाला है इसके अंदर बी और सी इसमें से आए। ठीक है, सी के बहुत कम है, लेकिन वेटेज तो सी की सबसे ज्यादा है। हाँ, इसलिए बेटा आप खुद भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ।
अगर इनके इक्वल वेटेज होती, अगर ये वेटेज के हिसाब से होते तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो सी से आते हैं, लेकिन ऐसे भी अटेम्प्ट्स हैं जिनके सी के अंदर बहुत कम क्वेश्चन है। इसका मतलब कम क्वेश्चन आए लेकिन वेटेज 25%, ऐसा क्यों? इसका मतलब उन क्वेश्चंस के लेके वो है 10, है कम, लेकिन उनकी इंडिविजुअल वेटेज बहुत होगी, बहुत ज्यादा नंबर होंगे उनके। एक क्वेश्चन सी का, सेक्शन सी में से बहुत ज्यादा होगा उसका नंबर एज कंपेयर टू ए या बी में से, बहुत ज्यादा होगा। तो आप कभी भी क्वेश्चन छोड़ना मत बेटा, मैं आपको बता देता हूं, स्पेशली सेक्शन सी में से क्वेश्चन मत छोड़ना। मैं आपको एक एडवाइस करूंगा, ए बी सी आपका बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। देखिए ई और एफ वैसे ई एफ तो बेटा बिल्कुल ही थ्योरी है, ई जो है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10% वेटेज रखता है ये, ठीक है आपकी, लेकिन ये सिंपल है इसलिए मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूं, जनरली स्टूडेंट्स को समझ में आ जाता है। अच्छा मैं डी खा गया, ठीक है, डी तो आ ही जाता है, अगर आपका बी और ई अच्छा है तो डी आपका आ जाएगा। अरे डी एक अलग से बस इन्होंने बना के दे रखा है, लेकिन इसका सारा कंसेप्ट मैं आपको बी और ई में पढ़ा दूंगा, जब बी और ई पढ़ा दूंगा डी आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, ठीक है। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, सेक्शन बी और सेक्शन सी को अपने कमांड में जरूर ले लेना, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने इन दोनों में गड़बड़ करी, आपके इसमें 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 चाहे इनके कितने भी भर भर के क्वेश्चन है, तब भी फेल होना 101% पक्का है। आप बोलोगे सर कैसे, बी और सी में तो बहुत कम क्वेश्चन है, हम तो ए और ई और एफ में भर भर के क्वेश्चन आया, हमारा तो बहुत अच्छा गया, लेकिन तब भी फेल हो गए, क्योंकि आपका बी और सी अच्छा नहीं गया, उनकी वेटेज एक्चुअली बहुत ज्यादा थी। नो डाउट आपकी ऐसे विंडो भी ओपन हो जाएगी, अरे आपकी ऐसे विंडो भी ओपन हो जाएगी क्योंकि आपने 50% से ज्यादा अटेम्प्ट कर लिया ना, लेकिन एग्रीगेट आपका बी और सी क्योंकि अच्छा नहीं था, वो ऊपर आपका लेके नहीं आ पाया स्कोर। इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजीज है, मेरे से स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर हमको स्ट्रेटेजी बताओ, स्ट्रेटेजी बताओ। स्ट्रेटेजी यही है, जिस चीज में आप वीक हो वो आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। प्रो मैट्रिक्स की एक वो आती है परफॉर्मेंस रिपोर्ट, आपके बाद में आती है 10 हफ्ते बाद, हो एग्जाम 6 हफ्ते में आ जाता है ना, नहीं 6 हफ्ते में तो वैसे नहीं आता, अभी ये वाला अटेम्प्ट का आने लग गया था, वैसे 8-10 हफ्ते में आ जाता है। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इस बार वो हो गई, नहीं हमारा इस बार पेपर, इस बार रिजल्ट जल्दी आ गया, अरे रिजल्ट जल्दी क्या है, आइए मैंने बोला उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, उन्होंने खुद बोला हुआ 6 से 8 हफ्ते के अंदर आएगा, इस बार आ तो गया 6 हफ्ते के अंदर, ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 हफ्ते लग जाते हैं। उसके 1-2 हफ्ते बाद बेटा फिर आपको प्रो मैट्रिक्स से परफॉर्मेंस रिपोर्ट आती है, उसमें ये बोला जाता है कि आप किस किस के अंदर डूबे हो, तो आपको उन सेक्शंस पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, और वेटेज वालों को तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करना है। मैं पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों की बात कर रहा हूं, आपको वेटेज चेक करनी है तो आप सीएमए यूएसए का कोर्स खोलिए, आईएमए का खोलिए, वहां पे आपको वेटेज दिख जाएगी, ठीक है। तो बेटा मेरा यही मतलब है आपको बताने का, ठीक है। चलिए आइए, रिटर्न रेशियोज क्या है। एक मालिक, मेरी बात सुनिए, ये बैलेंस शीट है, ये है बैलेंस शीट, ये है भैया लायबिलिटीज, ये है एसेट्स। यहां पे बेटा दुनिया जहां की आपने एसेट्स खरीद रखी है और यहां पे पटक के बैलेंस शीट में डाल रखी है, लेकिन मुझे ये बात बताओ, ये बैलेंस शीट में ऐसे ही एसेट्स आपने दिखा दी, आपका मन करा ये दिखा देता हूं, आज मैंने मशीनरी दिखा, मैं मशीनरी दिखा देता हूं, आज मैंने बिल्डिंग देखी, मैं बिल्डिंग दिखा देता हूं, ऐसे दिखाया, या आपने पहले खरीदा होगा। अच्छा अगर आपने खरीदा तो आपके पास पैसा कहां से आया? ये मतलब यूजेस ऑफ फंड्स है, ये मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार समझा चुका हूं, ये यूजेस ऑफ फंड्स है, तो ऑब्वियसली इनको खरीदने के लिए पहले आपने कहीं से कहीं पैसा जुगाड़ा होगा, सोर्सेस ऑफ फंड्स रखे होंगे। तो सोर्सेस ऑफ फंड्स क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ फंड्स क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ फंड्स बेटा या तो आपकी कैपिटल होगी, कैपिटल मतलब या तो आपने खुद से जो आपके घर में पैसा पड़ा था वो रखा, कम पड़ गया तो बाहर से उठा लिया, डेट, कैपिटल प्लस डेट इज इक्वल टू टोटल, आपकी लाइबिलिटी का मामला बन गया, लाइबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लाइबिलिटी वाली साइड, है ना। इनसे आपने टोटल पैसा लिया, अब इन पैसों का रखोगे नहीं, कहां करोगे? धंधे में इन्वेस्ट करोगे, धंधा मतलब एसेट्स खरीदोगे ना। अरे ये आपने पैसा लिया, आप इन पैसों का क्या देखोगे कि बहुत अच्छा पैसा है, वेट करोगे क्या करना है इन पैसों का, अरे क्या करूं इन पैसों का, इन पैसों को जाके आप एसेट्स खरीदोगे। आप बोलोगे सर हम एसेट्स क्यों खरीदेंगे, लेकिन आप इन पैसों से एसेट्स इसलिए खरीदोगे क्योंकि उन एसेट्स से आप अपने धंधे में यूज करोगे। बेटा वो एसेट्स आप खरीद तो लोगे, लेकिन धंधे में फिर वो एसेट्स यूज करना स्टार्ट करोगे ना। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रोडक्शन कंपनी है, लेकिन प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती बिना मशीनरीज की, तो आप क्या करोगे? धंधे में जाओगे, आपके पास पैसा पड़ा है, मार्केट में जाओगे, मशीनरीज खरीद के लेके आओगे। अब मशीनरीज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो उसके अंदर आपकी एसेट है, एसेट साइड में दिख गई ना। अब उसका काम क्या है, किस बात की एसेट? एसेट की डेफिनेशन ये होती है एक ऐसी रिसोर्स जो आपको बेनिफिट कमा के दे रही है और फ्यूचर में भी देगी, तभी तो वो एसेट है। तो क्या बेनिफिट कमा के दे रही है? वो आपको ये बेनिफिट कमा के दे रही है कि आपका प्रोडक्शन उससे हो रहा है। अगर वो एसेट्स ही नहीं होती तो आपका प्रोडक्शन नहीं होता, प्रोडक्शन नहीं होता मतलब आपके पास स्टॉक नहीं होता, स्टॉक नहीं होता तो मार्केट में बेचते क्या, मार्केट में नहीं बेचते तो आपके पास सेल्स नहीं होती, सेल्स नहीं होती तो नेट इनकम नहीं होती, नेट इनकम नहीं होती तो शेयर होल्डर्स में फिर क्या ही बढ़ता, शेयर होल्डर्स में नहीं बढ़ता तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे होती?
समझ रहे हो? तो इन एसेट्स की वजह से मैंने प्रूव कर दिया, इन एसेट्स की वजह से एक्चुअली आपका धंधा चल रहा है। बट ऑब्वियस है बेटा, एसेट्स ही नहीं है, धंधे की आत्मा ही एसेट्स होती है। बेटा आपके पास घर नहीं है, बंगला नहीं है, गाड़ी कुछ भी नहीं है, तो भाई साहब आप फिर क्या कर रहे हो? कुछ है ही नहीं, एसेट्स ही नहीं है। शादी करने जाते हो तो बेटा वो आपका एसेट्स ही तो देखते हैं। एसेट्स से वर्थ पता चलती है, औकात पता चलती है। बैलेंस शीट क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का हिंदी अनुवाद करेंगे तो बेटा वो औकात आता है। औकात भाई सीधी बताओ, औकात क्या है? अमिताभ बच्चन दीवार मूवी में ये तो बोलता है, घर है, बंगला, गाड़ी। क्या अपनी औकात बताता है ना, एसेट्स बता के बताता है। ये नहीं बोलता मेरे बैंक स्टेटमेंट में इतना पैसा, वो ये बोलता है मेरा घर है, बंगला है, गाड़ी है। एसेट्स गिना के अपनी औकात बताता है। तो बैलेंस शीट आपको फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, वो हमको पता है। लेकिन वो हमने एसेट्स पाल क्यों रखी है अपनी बैलेंस शीट के अंदर? और मैंने आपको पिछली रेशियो बताया, एसेट्स को पालने का हमारा खर्चा भी हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि बेटा ये एसेट्स आपको कुछ ना कुछ कमा के दे रही है। लेकिन वो एसेट्स हमको क्या कमा के दे रही है मुझे यही नहीं पता। वो एसेट्स आपको नेट इनकम कमा के दे रही है। मैंने अभी आपको प्रूव करा, मैंने बेटा अभी आपको प्रूव करा, ये एसेट्स आपको नेट इनकम कमा के दे रही है। सर कैसे? ये एसेट्स फॉर एग्जांपल मशीनरी एक एसेट है, नहीं होती तो स्टॉक नहीं होता, स्टॉक नहीं होता तो माल बेचते नहीं, मतलब सेल्स नहीं होती, सेल्स नहीं होती तो फिर नेट इनकम नहीं आती। तो आप देख रहे हो तो आप देख रहे हो या नहीं? पीएनएल अकाउंट है, इसके अंदर सेल्स लिखा हुआ है और यहाँ पे नेट नेट इनकम है। अगर बेटा अगर ये सेल्स ही नहीं होती, ये अगर सेल्स ही नहीं होती तो नेट इनकम क्या खाक होता? नेट इनकम भी नहीं होता, सोर्स ही नहीं है। तो एसेट्स, ये सेल्स नहीं होती तो नेट इनकम होती? क्योंकि बेटा ये सेल्स होती है, इनकम साइड आती है, तभी तो आपके पास बेचारे की नेट इनकम निकल के आ रही है। 11वीं कक्षा से पीएनएल अकाउंट बनाने, फाइनल अकाउंट्स पता तो है। नेट इनकम का सोर्स होता क्या है? सेल्स होती है ना। अरे मार्केट में माल ही नहीं बेचोगे तो फिर प्रॉफिट आएगा कहां से? सीधा लॉजिक है भैया। और बेटा लेकिन यहां पे बात अभी खत्म नहीं हुई। ये सेल्स कहां से आया? इसका भी बाप है, इसका भी तो एक सोर्स है। क्या? एसेट्स। हमारे पास एसेट्स ही नहीं होती, डेटर्स एसेट है, करंट एसेट्स है, स्टॉक एसेट है, मशीनरी एसेट है, हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो ढांचा बना रखा है फैक्ट्री एसेट है। ये सब होती ही नहीं, हम प्रोडक्शन किधर करते हैं? हवा में। तो सेल्स भी नहीं होती। तो एसेट्स इज द एक्चुअली गंगोत्री ऑफ द गंगा। गंगा बह कहां से रही है भाई? गंगा दिख रही है लेकिन आ कहां से रही है? गंगोत्री पे जाके देखा तो आ रही है। बड़े मुक्तेश्वर है ना बेटा, वहां पे आपको दिख जाएगी गंगा पे। तो मैं क्या आपको बता रहा हूं, सोर्स क्या है भैया? ये नेट इनकम है। तो हमने पूछा इस प्रोडक्शन मैनेजर से, मैंने प्रोडक्शन मैनेजर की गर्दन पकड़ी, मैंने उसको बोला भाई बताइए नेट इनकम हमारे पास कहां से आया? उसने कहा ये हमारे नेट यार प्रॉफिट आपको पता नहीं सर, आप 11वीं कक्षा पास करके नहीं आए, कैसे मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो आप? मैंने कहा मतलब? अरे सर ये प्रॉफिट आता कहां से आप बताओ? मैंने कहा प्रॉफिट आता है सेल्स माइनस कॉस्ट करके। तो सर आप मानते हो ना सेल्स करनी पड़ेगी? मैंने कहा हाँ, तो सेल्स करके आया। मैंने कहा तेरे बजाऊं क्या? क्या हो गया? सेल्स कहां से आई फिर? तू कह रहा है सेल्स आई, तो फिर सेल्स कहां से आई? तो वो कह रहा है सेल्स तो सर आपने क्योंकि माल बनाया था इसलिए आई। मैंने कहा माल बना कैसे? ऑटोमेटिकली टपक गया आसमान से? सर ये, अरे सर क्या बात कर रहे हो? फैक्ट्री खोली है, मशीनरीज है, लेबर है, डेटर्स है, ये अपने क्या क्या ये स्टॉक है, हर चीज है, दुनिया भर का ड्रामा है। आप कह रहे हो सेल्स कहां से हुई? हाँ, तो एसेट्स की वजह से एक्चुअली सेल्स हुई, और क्योंकि एसेट्स की वजह से सेल्स हुई, उसकी वजह से फिर नेट इनकम हुई। तो सोर्स ऑफ नेट इनकम इज नॉट सेल्स, एक्चुअली एसेट्स है। यही है डू पॉइंट एनालिसिस। अभी सिंगल लेवल बताया, अभी तो 3 लेवल तक चलता ही है। अभी तो ये डू पॉइंट एनालिसिस मुझे आपको और डिटेल में समझा रहा है। ऐसा समझाऊंगा कभी दिक्कत नहीं आएगी, जैसे बना था वैसे समझाऊंगा, जो लॉजिक से बना था। ठीक है बेटा, टेंशन आपको करनी ही नहीं बेटा। सीएमए यूएसए तो आपका ऐसा होगा, बस मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले का लॉजिक है, कुछ भी नहीं है। डिनोमिनेटर में आपने एसेट बेस रखा, मतलब भैया मेरे पास इतनी एसेट है बस। अब इतनी एसेट्स है, अब एसेट्स को मेरे पास, ये जो मेरे पास धंधे में जितनी भी एसेट्स है, फिर मैंने अपने पीएनएल का नेट इनकम देखा। मैंने ये देखना चाहा, ये निकालना चाहा कि भैया मेरे पास जब इतनी एसेट्स होती है, इन एसेट को पाल के मेरे पास एक्चुअली ये एसेट्स मुझे कितनी, ये एसेट्स को जब मैं पाल रहा हूं तो ये एसेट मुझे कितना नेट इनकम कमा के दे रही है धंधे में। तो आइए चलिए इस एग्जांपल पे आइए। लेट्स कंसिडर एपेक्स इनोवेशन पीटी लिमिटेड। ठीक है, जो भी है टेक्नोलॉजी फर्म है सिंगापुर की। ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, उसका हमको एक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेटा दे रखे हैं, नेट इनकम दे रखी है फॉर द ईयर एंडेड। मैंने आपको ऑलरेडी समझाया रिटर्न ऑन एसेट का फॉर्मूला क्या है, नेट इनकम अपॉन एवरेज टोटल एसेट्स। ठीक है, इसका मैं आपको ऑलरेडी लॉजिक बता चुका हूं क्योंकि इसका नाम ही है रिटर्न ऑन एसेट्स, मतलब एसेट्स पे आपको
जो बैलेंस शीट में आपने एसेट्स दिखा रखी हैं, उन एसेट्स पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो बेटा रिटर्न क्या होता है, रिटर्न मतलब आपको कितना मिल गया उस पर, आपने लगाया और उस लगाए हुए पे आपको कितना मिल गया, तो वो तो नेट इनकम ही होती है। अरे फाइनल प्रॉफिट तो नेट इनकम ही बोलते हैं ना। क्या मैं ग्रॉस प्रॉफिट बोलूं? नहीं, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट कच्चा प्रॉफिट होता है, उसको आप खा नहीं सकते ना। एक्चुअली असली प्रॉफिट आप जिसको खा सकते हो हम वही तो बोलेंगे, एक्चुअली मतलब मुझे इतना मिला है, मैंने एसेट लगाई, उस पर कितना रिटर्न मिल गया। अब दुविधा ये, रिटर्न में कौन सा रिटर्न लिखूं, ग्रॉस प्रॉफिट लिखूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखूं, एबिटा लिखूं, एबिट लिखूं, ये नेट इनकम लिखूं क्या लिखूं? अरे बेटा जो तू खा सकता है वही तो लिखेगा। क्या खा सकता हूँ? नेट इनकम खा सकता हूँ, क्योंकि वही फाइनल प्रॉफिट होता है आफ्टर पेइंग ऑल ऑब्लिगेशन, है ना। इंटरेस्ट पे कर दिया, टैक्स पे कर दिया, बस बेटा अब ये जो भी प्रॉफिट है इसको मैं खा सकता हूँ आराम से बैठ के, तो यही लिखूंगा, इसका ये लॉजिक है। अब बात ये है, ऊपर जो न्यूमरेटर वाला अमाउंट है वो नेट इनकम, वो इनकम स्टेटमेंट का एक आइटम है, वो बनती है फॉर द ईयर एंडेड। मतलब आपने पूरे साल के दौरान ये प्रॉफिट कमाया है। ऐसे नहीं बेटा साल के एंड में आपने एक साथ पूरी सेल्स करी, अपनी कॉस्ट माइनस करी, आपका पूरा प्रॉफिट आ गया, पूरा साल धंधा खाली था, लास्ट के दिन में ऐसा हो गया, ऐसा तो होता नहीं। ऐसी चीज तो बैलेंस शीट में होती है। बैलेंस शीट की जो आइटम होती है वो एज एट होती है, मतलब उस पर्टिकुलर दिन में उस एसेट की वैल्यू कितनी है ये। लेकिन इनकम स्टेटमेंट में तो जो भी चीजें होती हैं पूरे साल के दौरान होती हैं। जैसे आप सेल्स करते हो पूरे साल के दौरान करते हो, खर्चे करते हो पूरे साल के दौरान करते हो, ऐसे ही फिर जो प्रॉफिट आएगा वो भी फिर पूरे साल का ही तो आएगा, सीधी बात है। लेकिन डिनोमिनेटर का जो बेस है वो है एवरेज टोटल एसेट्स, वो एज एट वाली आइटम है। ऊपर फॉर द ईयर एंडेड, नीचे एज एट। अब ये तो दुविधा हो गई क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो रही, अब यहाँ पे क्या करें। यहां पे अब हम एक चीज कर सकते हैं, या तो वो ऊपर वाला जो है नेट इनकम, मैंने आपको पहले ही समझाया, या तो आप इस नेट इनकम को, है ना, ये देखिए आपके सामने फॉर्मूला, या तो आप इसको एज एट में कन्वर्ट कर दो, या ये जो नीचे वाला बेस है जो एज एट है इसको ऊपर के हिसाब से कन्वर्ट कर दो, इक्वल ले आओ, क्या फॉर द ईयर एंडेड कर दो। तो मैंने आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, आप इसको लिख भी ले लेना कि हमेशा एज एट को फॉर द ईयर एंडेड करने में आसानी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ नहीं होता, आपको सिर्फ एक एवरेज लेना होता है, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड को एसेट में कन्वर्ट करना तो बहुत ही दिक्कत है बेटा, और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि आपने पूरे साल सेल करी है, आप उस पर्टिकुलर दिन की सेल कर दोगे तो क्या खाक प्रॉफिट निकलेगा, है ना बेटा, सीधी बात है। तो आपको क्या करना है, जो नीचे वाला अमाउंट है जो एज एट है, एज एट वाले सिस्टम, उसको फॉर द ईयर एंडेड कर दो। अभी कैसे करेंगे ये एग्जांपल इसके लिए मैंने आपके लिए रख दिया। देखिए टोटल एसेट्स, हमने पिछले साल की बैलेंस शीट उठाई, पिछले साल की बैलेंस शीट में देखा कि भाई मेरे पास एक्चुअली एसेट्स थी कितनी। तो मैंने देखा पिछले साल मेरे पास जो एसेट्स थी वो 1 करोड़ की थी, 1 करोड़ ही, 1 करोड़ की एसेट्स थी मेरे पास, ठीक है। ठीक है, मैंने कहा चलो 1 करोड़ की होंगी, लेकिन जब मैंने इस साल की बैलेंस शीट खोल के देखी तो इस साल की बैलेंस शीट में मेरे पास 1 करोड़ की नहीं थी, 1 करोड़ 20 लाख की थी, 20 लाख से ज्यादा बढ़ गई एसेट्स। तो कभी मेरे पास धंधे में 1 करोड़ एसेट्स होती हैं, तो कभी मेरे पास धंधे में 1 करोड़ 20 लाख होती हैं। अब क्या करें, अब ये लूं या ये लूं, ये तो दुविधा पड़ गई ना, दिक्कत हो गई ना बेटा। तो इस पे हम क्या करेंगे, एक मोटा मोटा हिसाब ले लेंगे। अरे कभी 1 करोड़ होती है तो कभी 1 करोड़ 20 लाख होती है, तो पूरे साल मेरे पास थी कितनी एक्चुअली, तो हम एक मोटा मोटा हिसाब ले लेंगे, हम एक एवरेज ले लेंगे। एवरेज से मतलब ये होता है कि एक मोटा मोटा हमारे पास पूरे टाइम इतनी एसेट्स तो थी। अरे कभी 1 करोड़ होती है, कभी 1 करोड़ 20 लाख होती है, तो हमने एक एवरेज ले लिया। अब इतना पता चल गया, एवरेज लेके ये लो एवरेज ले लिया, तो 1 करोड़ 10 लाख हमारे पास ऑल द टाइम एसेट रहती ही रहती है। मतलब मेरी बैलेंस शीट के अंदर 1 करोड़ 10 लाख की एसेट ऑल द टाइम रहती ही रहती है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इतना पता चल गया मेरी बैलेंस शीट में मतलब ऑल द टाइम 1 करोड़ 10 लाख की एसेट रहती है, मतलब मेरे धंधे में ऑल द टाइम 1 करोड़ 10 लाख की एसेट्स रहती रहती है। अच्छा, जब 1 करोड़ 10 लाख की एसेट्स होती ही होती है, तो उन्हीं 1 करोड़ 10 लाख की एसेट्स को मैं यूज करता हूं अपने धंधे में, अपने धंधे के ऑपरेशंस के लिए। तो ये 1 करोड़ 10 लाख की एसेट्स ही एक्चुअली मेरे धंधे में यूज हुई है, तो इसी एसेट्स को 1 करोड़ 10 लाख की यूज करके ही मेरा नेट इनकम आया होगा। अरे जो एसेट ऑल द टाइम रहती हैं आपके धंधे में वही आपका धंधे में यूज होती हैं, अब वही धंधे में यूज होती है तो फिर उसी से ही तो नेट इनकम निकल के आएगा। अरे जब वही एसेट यूज हो रही है तो उसी एसेट को यूज करके सेल्स हो रही होगी, सेल्स हो रही होगी तो फिर नेट इनकम भी उसी से ही आ रहा है। लॉजिक है ना बेटा, लॉजिक है, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए ये लॉजिक फॉर्मूला है, ठीक है। तो आपके पास एवरेज एसेट्स तो आ गया, नेट इनकम आपको एग्जाम नेट को थैंक यू बोलो, उसने आपको ऑलरेडी 15 लाख के निकाल के दी हुई है, लेकिन इतना वो आप पे मेहरबानी नहीं करेगा एग्जामिनेशन डेज में। एग्जामिनेशन जब आपका होगा तो वहां पे वो इतनी मेहरबानी नहीं करेगा कि वो आपको नेट इनकम निकाल के वहां पे दे देगा, आपको वहां पे खुद निकालना पड़ेगा। वो क्या करेगा, आपको ऑपरेटिंग इनकम दे देगा, है ना, जैसे एबिट निकाल के दे देगा, और फिर आपको इंटरेस्ट और टैक्स का खर्चा दे देगा, तो माइनस कर देना, आप नेट इनकम तो आपको आती है बेटा निकालना। अरे नेट प्रॉफिट रेशियो निकाली थी ना, मैंने आपको सब सिखा रखा है वहां पे।
शुरू से दे देगा, ग्रॉस सेल्स दे देगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे देगा, ऐसे उल्टे सीधे खर्चे दे देगा। कुछ नहीं करना बेटा, माइनस माइनस करते 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 नेट इनकम निकाल लेना। क्या है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे, आपके पास क्या ऑपरेटिंग इनकम निकल के आ जाएगा, इसको एबिट भी बोलते हो, ठीक है। एबिट में से फिर आप इंटरेस्ट माइनस करोगे तो ईबीटी आ जाएगा, इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। ईबीटी में से जब आप टैक्स माइनस करोगे तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, पीएटी, जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट इनकम भी बोलते हैं। निकाल लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, सीधी बात है। ये चीजें प्रैक्टिस करने से आती है। जब मैं आपको डाउट्स करवाऊंगा, अभी हमारी एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट भी नहीं हुई है, वो मैं आपको करवाऊंगा जब मेरा कोर्स हो जाएगा, तब आपको ज्यादा कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी। ये तो मैंने आपको बस कंसेप्ट समझाने के लिए एग्जांपल यहाँ पे रखे हुए हैं, आप ये मत समझना बस मैंने इतने आपको करा दिया तो आपका डन हो जाएगा। क्वेश्चन सीरीज तुम्हारी अलग चलेगी बेटा, वो तो अलग करिकुलम है, ठीक है, वो अलग ही सेट ऑफ पढ़ाई है। दो स्टेज है पढ़ाई करने के, पहला कंसेप्ट पढ़ाई करने का, ये कंसेप्ट चल रहा है, पूरा कंसेप्ट चलेगा अभी हमारा जब तक कोर्स ना हो जाए, वो पूरा कंसेप्ट ही तो है, फाउंडेशनल है। लेकिन उसको पढ़ के आप सिर्फ सीएमए यूएसए में नहीं जा सकते, आपको थोड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी तो करनी है, सीधी बात है, ठीक है। क्योंकि बेटा कितना भी पढ़ लो, कुछ चीजें तो आपको क्वेश्चन ही सिखाती है, वो चीजें तो क्वेश्चंस भी सिखा देती हैं आपको। अब बोलोगे अरे हमने तो ऐसा पढ़ा था लेकिन क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा ही, कुछ न्यू चीज सीखने को मिली। तो ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, रियल लाइफ का केस स्टडीज ही तो होते हैं, रियल लाइफ की केस स्टडी तो डाली होती है क्वेश्चन के अंदर, ऐसा ही तो चलता है दुनिया। तो हर चीज किताबों में नहीं लिख सकते, कुछ चीजें आपको क्वेश्चन से पढ़ने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, टेंशन मत करना बेटा, क्वेश्चन जब ये पूरा पढ़ाई हो जाएगा ना, क्वेश्चन तो आपको ऐसा लगेंगे बस पता नहीं क्या होगा, ये तो बिल्कुल सिंपल सिंपल लग रही है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, बिल्कुल सिंपल लगेंगे क्वेश्चन, जिस टेक्निक से मैं आपको करवाऊंगा आप कभी भी दिक्कत नहीं खाओगे। आ जाइए, ठीक है। एवरेज टोटल एसेट बता दी, नेट इनकम आपको दे रखा है, तो 1 करोड़ 10 लाख की एसेट लगा के, 1 करोड़ 10 लाख की एसेट से आपको कितना प्रॉफिट, जो 1 करोड़ 10 लाख की एसेट है वो एक्चुअली आपको कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है, 15 लाख का आपको नेट इनकम, नेट प्रॉफिट आपको जनरेट करके दे रही है। तो मोटा मोटा हिसाब माने तो आपको बेटा 13.64% का प्रॉफिट वो जनरेट करके दे रही है। मतलब मैं सीधी सीधी बात बोलूं, ऑन एन एवरेज, बस समझाने समझाने के लिए राउंड ऑफ अगर करके बात करें, अप्रोक्सीमेटली 14%, 14% का आपको वो रिटर्न कमा के दे रही है। मतलब आपके पास 1 करोड़ 10 लाख रुपए था, आपने उनको एसेट में इन्वेस्ट कर दिया, अब वो एसेट उस बदले में आपको 14% का रिटर्न कमा के दे रही है। अब बात सुनिए बड़े ध्यान से, ये मार्जिन रेशियो वाला बात नहीं है कि बस परसेंटेज निकाला और काम खत्म हो गया, नहीं, रिटर्न रेशियोस में थोड़ा एनालिसिस होता है। सीएमए यूएसए का काम ज्यादातर मार्जिन रेशियोस चाहे हो या ना हो, लेकिन रिटर्न रेशियोस में तो होता ही होता है। बहुत सारे इंटरव्यूज में आप जाएंगे, कभी सीएमए का अगर कभी आपने जॉब लेनी हो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में काम करेंगे, वो ऐसा होता ही नहीं, वो आपसे मैनेजमेंट आपसे रिटर्न रेशियोस के कई रेशियो पूछे ही ना। बहुत सारे इंटरव्यूज में वो आपसे रिटर्न रेशियोस निकालना पूछते हैं, क्योंकि आपका काम ही इसके अंदर रिटर्न रेशियोस निकालने का, सीधी बात है। अरे मैनेजमेंट का काम क्या है, डिसीजन ही तो लेना। अरे डिसीजन कैसे लेगा जब तक उसके पास निष्कर्ष ही नहीं, एनालिसिस ही नहीं है कि भैया मेरा कितना कमा के दे रहा है एसेट। आपको सोचना है कि भाई मेरा एसेट मुझे 13-14% का कमा के दे रहा है, क्या और इन्वेस्टमेंट्स हैं जिसमें मैं इससे ज्यादा कमा सकता हूं, ये आपका काम है, चूज कर डिसीजन लेना ना। चलिए, अब एनालिसिस क्या है वो मैंने आपको नहीं सिखाया, अब वो मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो गाड़ी यहां पे हमारी हो गई है, देखिए 14% आपका रिटर्न यहां पे आ गया, ये ठीक है। लेकिन अब मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए, आपके पास सोचो आपका ये धंधा था ही नहीं, मान के चलो एक सेकंड के लिए ये जो धंधा है ये आपके पास धंधा था ही नहीं, तो सर फिर हम ये काम क्यों कर रहे हैं जब हमारे पास धंधा ही नहीं। सोचो आप इस धंधे में थे ही नहीं, आपने ये धंधा सेटअप ही नहीं करा, तो जब आपके पास बेटा धंधा नहीं था, तो क्या ये जो 1 करोड़ 10 लाख रुपए आपने एसेट में लगा रखा है, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, ये धंधा ही नहीं है, तो धंधा नहीं है तो ये एसेट्स नहीं है, अब ये एसेट्स नहीं है तो ये जो 1 करोड़ 10 लाख इन एसेट्स में लगा रखा है आपका फ्री है। अरे ये 1 करोड़ 10 लाख आपके हाथ में पड़ा होगा ना, फिर कैश में पड़ा होगा ना। अभी तो क्या है, धंधा है, तो ये 1 करोड़ 10 लाख कैश का आपने एसेट में लॉक कर दिया, एसेट में लगा दिया ना, एसेट में फंसा हुआ आपका पैसा। लेकिन मान के चलो अभी धंधा ही नहीं है, धंधा नहीं है तो फिर एसेट्स नहीं है, एसेट्स नहीं है तो आपका पैसा फ्री है, कहीं फंसा ही नहीं, आपके हाथ में है 1 करोड़ 10 लाख। तो जब आपका धंधा ही नहीं है तो एक कॉमन आदमी उस पैसे को कहां कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो करता ही होगा। अरे घर में गाड़ के थोड़ी ना रखता, एक तो बेसिक नॉलेज तो बेटा अब तो सबको आया कि भाई पैसा घर में गाड़ के नहीं रखना, इतना तो भाई सबको पता चल गया आजकल, ये एटलीस्ट क्या है भाई सेविंग्स अकाउंट में रख देंगे, है ना, इतना तो आ ही गया। तो एक कॉमन कॉमन आदमी बेटा क्या ही करता होगा, क्या ही करता होगा इस 1 करोड़ 10 लाख का, अगर उसको इन्वेस्टमेंट करनी है बेटा ज्यादा से ज्यादा क्या कर देगा, वो एफडी कर देगा। मान के चलते हैं 8%, हाइपोथेटिकल मान के चलना, तो 8% आपको ब्याज मिल ही रहा है, 8%। अब सुनो, इस 1 करोड़ 10 लाख पे मैंने कितना लिख दिया, चलिए
यहां पे आइए, ये जो बेटा 1 करोड़ 10 लाख है, इस पे बैठे बैठे आपको एफडी से कितना ब्याज मिल ही रहा है? 8% मिल ही रहा है। अरे आप धंधा करो ही नहीं, कौन लेकर धंधा करने की टेंशन? धंधा सेटअप करो, सरकार की रेगुलेशंस फॉलो करो, लेबर रखो, उसका ठंडा सुपरवाइजर करो, उसकी चिक माल फैक्ट्री माल लेके आना, बेचना, उसके प्लान्स बनाना, डिसीजन लेना, ऑडिट करवाना, ऑडिट के साथ असिस्ट करना। भाई साहब इतने टेंशन कौन लेगा? यूएस गैप के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना भाई हमारे बस की नहीं है धंधा बंदा करने का। अरे धंधा है अकाउंटिंग है, अब धंधा करे अकाउंटिंग करे? भाई हम नहीं कर रहे धंधा। तो भाई आराम से टीवी खोला, टीवी देख रहे हैं, आराम से बैठ के टीवी ऑन करके भाई क्या मूवी आ रही है, बस पैसा 1 करोड़ 10 लाख था, उसकी एफडी जाके कर दी। बस एफडी पे घर बैठे बैठे एसी में भाई टीवी देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, आराम से 8% मिल रहा है बैठे बैठे। भाई 8% एनुअली, 8% बैठे बैठे ही तो मिल रहा है, आपको कुछ काम करने की जरूरत नहीं है उसके लिए, 8% मिल ही रहा है। अब सुनो, लेकिन आपने कहा नहीं नहीं भाई धंधा करेंगे। धंधा करके जब आपने धंधा करा, टेंशन ली, सरदर्दी ली, दिन रात मेहनत एक करी, सातों दिन काम करा, टीवी देखने तक का टाइम नहीं है, उस पे आपका 1 करोड़, वो जो आपका 1 करोड़ 10 लाख है, आपने इन्वेस्ट कर दिया ना एक तरीके से बेटा, धंधे में आपने पैसा इन्वेस्ट ही तो करा है। वो 1 करोड़ 10 लाख आप क्या करते हैं? या तो एफडी में लगाते थे, लेकिन अब आप धंधा स्टार्ट कर रहे हो, अब धंधा स्टार्ट कर रहे हो तो आप एफडी पे नहीं लगा सकते आपका वो पैसा, क्योंकि आपको चाहिए ना धंधे में। तो आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब धंधे में पैसा हम कहां इन्वेस्ट करते हैं? एसेट खरीदने में तो इन्वेस्ट करते हैं। अरे हमने एसेट्स खरीद ली, वही तो हमारी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उसी से तो फिर हमारा धंधा चलेगा, ऑपरेशन चलेंगे, सीधी बात है। ठीक है, अब जब आपने धंधे में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब ये 1 करोड़ जब आपने धंधे में इन्वेस्ट करा, तो ये आपको कितना रिटर्न कमा के दे रहा है? 14% कमा के दे रहा है। मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, ये बेटा आपको 14% का रिटर्न कमा के दे रहा है, 14%। तो आप दुनिया को बोलोगे देखो मेरा 1 करोड़ 10 लाख मुझे 14% का रिटर्न कमा के दे रहा है, लेकिन ये आप गलत बोल रहे हो। क्यों सर, गलत क्या है? हम 14% कमा के, देखिए यही एक दिक्कत है, क्या कहते हैं उसको, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। मैंने शब्द यूज करा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैंने अकाउंटिंग वर्ड नहीं यूज करा, क्योंकि अकाउंटिंग इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टर्म। उसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आती है, टैक्स अकाउंटिंग आती है, सोशल एचआर अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बहुत टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आ जाती है उसके अंदर। हम जो पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन एक कॉन्ट्रास्ट के लिए मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नाम इसलिए लिया, बेटा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आप ओनली एंड ओनली अकाउंटिंग कॉस्ट इंक्लूड करते हो, मतलब एक्सप्लिसिट कॉस्ट इंक्लूड करते हो, इंप्लाइड कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट को आप कभी भी कंसिडर नहीं करते फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉस्ट है डिसीजन लेने के लिए। अगर आप एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट बन रहे हो और आप अगर इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंक्लूड ही नहीं कर रहे, तो बहुत ही जल्द आपका डिसीजन नेक्स्ट लेवल फेल होने वाला है। वो डिसीजन बिल्कुल अच्छा डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि मालिक, बेटा मेरी बात सुनो, जो मालिक होता है ना, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हिसाब से नहीं चलता। फाइनेंशियल अकाउंटिंग नकली अकाउंटिंग होती है। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? नकली अकाउंटिंग होती है, ऐसा होता ही नहीं। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन के अंदर ऐसे बहुत सारी अजम्पशंस होती है। अरे मैंने आपको पढ़ाया ना, अकाउंटिंग अजम्पशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये सब अजम्पशन है दुनिया में। इन्फिनिटी तक धंधा चल रहा है, परपेचुइटी तक धंधा चल रहा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट सब हटके चलता है दुनिया से। अरे आप फाइनेंस, आप अपनी बैलेंस शीट में एसेट्स किस पे रिकॉर्ड करते हो? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो। लेकिन एक्चुअली अगर आप वही एसेट आप आज के हिसाब से वैल्यू करो तो बहुत है। वो तो आज की डेट में अगर आप मशीनरी खरीद के लेके आओगे उसकी तो वैल्यू कुछ और है, लेकिन आपने पता नहीं कौन से बाबा आदम की कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रखी है। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा इन्फ्लेशन एडजस्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमारा टॉपिक है सेक्शन ए का। बहुत टेक्निकल टॉपिक है वो, मैं आपको बहुत ज्यादा सिंपल वे में समझाऊंगा, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव में समझाऊंगा। तो ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ नहीं बेटा, ढोंग और एक झूठी चीजें हैं, सब इसके अंदर गड़बड़ घोटाला है। अरे मालिक लोग कभी देखते नहीं उसको, ये सब अकाउंटेंट अकाउंटेंट और ये सब यूजर्स के लिए चोचले हैं, उन लोगों के लिए बनाते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटेंट तो सूंघता तक नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, बस बना दी हो गया। वो बस एक चीज को देखता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट रिपोर्ट, इसके अंदर बेटा रियल चीजें दिखाई जाती हैं। कुछ कुछ ये कैश बेसिस भी होता है। अरे एक्चुअली धंधे में से जो कैश निकला वो उसी को ही तो कंसिडर करेगा, फाइनेंशियल अकाउंटेंट इसको मानने को तैयार नहीं। ऐसा थोड़ी ना होता बेटा। ठीक है, तो और बहुत सारी नकली चीजें हैं, assumptions हैं। अरे मालिक लोग कह रहे हैं नहीं ऐसा होता है, यूएस गैप कह रहे हैं नहीं नहीं तेरी नहीं चलेगी हमारी चलेगी, आप तो चला ले तू। तो मैनेजमेंट रिपोर्ट्स में लेकिन उसका अपना राइट है, उस पर कोई यूएस गैप वगैरह नहीं चलता, इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, वो अपनी मर्जी का मालिक है भाई, वो उससे डिसीजन लेता है। इकोनॉमिक कॉस्ट को कंसिडर करता है, क्योंकि बेटा इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैक्टर डिसीजन लेने का। अब बताता हूं क्यों, सुनो।
आप पूरी दुनिया को बोल रहे हो कि भाई मेरा 1 करोड़ 10 लाख मेरा धंधा मुझे उस पर 14% कमा के दे रहा है, लेकिन मेरी बात सुनो, दुनिया कह रहा है अबे बैठे बैठे तो तू 8%, हम तो कमा ही रहे हैं, तू बैठे बैठे इस 1 करोड़ 10 लाख पे 8% तो कमा ही सकता था, 8% तो कमा ही सकते थे बेटा बैठे बैठे, वो तो डन था। लेकिन तूने सोचा मैं टफ रूट लूंगा, मेहनत करूंगा, स्ट्रेस लूंगा, तो तू 14% कमा लिया, लेकिन ये 14% में से तू एक चीज भूल गया कि 8% तो वैसे ही बैठे बैठे इसमें कमा ही रहा था। अगर तू ये धंधा ना भी करता तो 8% तो कमाता ही ना बेटे, बैठे बैठे। हाँ, तो एक्चुअली इतना सरदर्दी लेना, स्ट्रेस लेना, मेहनत करने से एक्चुअली तूने एक्स्ट्रा कितना कमा लिया? 6% का रिटर्न कमा लिया तूने, एक्चुअली बेटा 6% का एक्स्ट्रा रिटर्न कमा लिया। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये 8% जो मैंने यहां पे लिखी है, इससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं, इंप्लाइड कॉस्ट बोलते हैं, इंप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। क्यों, मैं बता देता हूं ये आपकी अपॉर्चुनिटी क्यों बन गई, मैं बता देता हूं। क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी, आप बैठे बैठे आराम से 8% का रिटर्न अपने इस पैसे पर कमा सकते थे, लेकिन आपने तो लिया टफ रूट लिया ना आपने, तो वो अब अपॉर्चुनिटी आपकी हो गई गुल, मिस हो गई ना बेटा। तो आपने सोचा नहीं मैं तो बनूंगा शक्तिमान, मैं तो टफ रूट लेके काम करूंगा, तो आपकी वो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। अब बेटा वो अपॉर्चुनिटी मिस तो हो गई, वो अपॉर्चुनिटी मिस तो हो गई, उस पर आप बैठे बैठे 8% कमा सकते थे। अब आपका ये पैसा आपको देख रहा है, अब ये पैसा आपको देख रहा है, अच्छा बेटे तुझे मैं बैठा बैठा आराम से 8% कमा रहा था देखे, लेकिन तुझे नहीं चाहिए, तुझे ज्यादा शक्तिमान बनना है, मैं ज्यादा रिटर्न कमाऊंगा। अच्छा, उसने आपको बोला चुपचाप से इस पे 8% कमा के दे दियो मुझे, 8%, ये आपकी बेटा लाइबिलिटी है उस पैसे को कमा के देना 8%। अरे बैठे बैठे 8% तुम्हें कमा के वो दे रहा है, लेकिन आपको ज्यादा ही पता नहीं क्या है कि आप ज्यादा ही टफ रूट लेके 14% कमाने निकले हो, तो 8% बेटा आपकी कॉस्ट बन गई। अरे आप बैठे बैठे कमा सकते थे, लेकिन आपने उसको लात मार दिया, लात मार दी बेटा, तो लात मार दी तो आपकी वो कॉस्ट बन गई। अब आप धंधे को बोलोगे, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो, धंधे को पता है क्या बोलोगे, सुन बे धंधे, बड़ी बात ध्यान से सुन, मैं बताऊं आराम से बैठे ऑफिस में ये टीवी देख रहा हूं और ये एसी चला रहा हूं, आराम से 8% मेरा खड़ा है इस पैसे में। तूने अगर इस 8% से एक ढेला कम भी लाके दिया, तुझको गेट आउट कर दूंगा। धंधे को आपने ढंका के बोल दिया, अबे क्या बात कर रहा है, तू आराम से बैठे बैठे इस पे 8% कमा रहा हूं, तू अगर मुझे इस पे 8% ही कमा के दे रहा है, तो क्या इतना फायदा मेरा सरदर्दी लेने का, स्ट्रेस लेने का, ये तो मैं ऑलरेडी बैठ के कमा ही रहा था। आपका धंधा आपको 8% कमा के दे रहा है, बहुत खुश हो रही है कि मेरा पैसा चल गया, मेरा धंधा चल गया, मेरा धंधा चल गया। अबे क्या चला, कुछ नहीं चला, ये तो तू बैठे बैठे आराम से कमा ही लेता इस पे 8%, तो बैठे बैठे कमा लेता। 7% 6% बकवास है बिल्कुल, अरे बैठे बैठे इस पे कमा रहा है, इससे बेटर तू तो एफडी कर लेता। तो आप अपने धंधे को बोल रहे तेरी लाइबिलिटी है मुझे 8% से ज्यादा कमा के देना, तो बेटा धंधे के लिए वो कॉस्ट बन गई। अरे धंधे के लिए वो कॉस्ट बन गई ना, क्योंकि बेचारे को 8% तो कमाना है ही, क्योंकि उसको बेचारे को डर है कि भाई साहब ये तो बैठे बैठे इतना कमा ही रहा था, ये तो इतना बैठे बैठे कमा ही रहा था, इसको मुझे इतना तो मालिक को इतना कमा के देना ही है, साथ में इसके ऊपर और कमा के देना है। तो उस बेचारे ने आपको 8% कमा के दिया, वो इसकी कॉस्ट हो गई, वो इतना तो आपको कमा के देगा ही, साथ में ये 6% भी कमा के देगा। अब समझे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों है, क्योंकि आपने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। आप आराम से बैठे पैसा कमा सकते थे, लेकिन अब वो पैसा आपने धंधे को दे दिया, तो धंधे के अब वो लाइबिलिटी है, धंधे की वो लाइबिलिटी है कि अब आपको वो पैसे पे कमा के देगा, क्योंकि आप बैठे बैठे आराम से कमा सकते थे। अब आप धंधे को बोले भाई अभी तेरा हेडेक है, तू मुझे 8% तो कमा के देगा ही देगा, उसमें कोई गौ राय नहीं है, इससे ऊपर कमा के देगा, क्योंकि अगर बस तू मुझे 8% ही कमा के दे रहा, ऊपर कुछ दे ही नहीं रहा, तो भाई वो तो मैं फिर बैठे बैठे कमा ही रहा था, क्या फायदा इतना धंधा करने का। सीधी बात है ना बेटा, लॉजिक समझ रहे हो, ये है डिसीजन पावर। क्या ये इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है डिसीजन लेने के लिए? मुझे एक बात बताओ, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, लेकिन नहीं लेता ना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसको नहीं लेता, कंसिडर नहीं करता, यही है मसला। तभी बेटा सीपीए और सीएमए का करियर में जमीन आसमान का फर्क है। सीपीए की दुनिया सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इर्द गिर्द घूमती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की दुनिया उससे पार है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग दोनों बहुत डिफरेंट है बेटा, इनको कभी भी सेम मत मान लेना, इन दोनों की रिपोर्ट्स अलग बनती है। कभी अगर आपने आपको शायद पता है, अगर आपने एक्सपीरियंस नहीं है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर जो रिपोर्ट्स बनती है, इंटरनल रिपोर्ट्स बनती हैं, वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट चलता है बेटा दुनिया से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को तो टच तक नहीं करते ये लोग, सब झूठा है ना, ये सब झूठी है। अरे कौन फॉलो कर रहा है यूएस गैप वगैरह, ये सब दुनिया के लिए दिखा रखा है, उनको बेचारों को बनाना पड़ता है, बिल्कुल मूड नहीं है। मैं बता रहा हूँ फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज का बनाने का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा, क्योंकि वो होती नहीं एक्चुअली असलियत में, वो बेचारे दिखाना कुछ चाहते हैं, लेकिन यूएस गैप के चक्कर में दिखाना कुछ पड़ता है, इसलिए उसको कंसिडर ही नहीं करते। बस शेयर होल्डर खुश है, इन्वेस्टर्स खुश है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुश है, लोग खुश है, खेलते रहो फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
इंटरनल के लिए बेटा वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है डिसीजन लेने के लिए। बहुत चीजें इसके अंदर, ठीक है। धीरे 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 बताऊंगा, ठीक है बेटा, धीरे धीरे पढ़ेंगे। ओके, तो ये था बेटा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का पंगा, ठीक है। तो आपने 14% का रिटर्न कमाया, ये बहुत अच्छा रिटर्न है, चलो बढ़िया है भाई। मार्केट में मैं आराम से एफडी करता 8%, भाई इसने तो 14%, मतलब 6% एक्चुअली इसने मुझे ज्यादा कमा के दिया, चलो बढ़िया है। मतलब अपनी एसेट्स पे मैं 14% का रिटर्न मुझे कमा के दे रहा है, ये है बेटा रिटर्न ऑन एसेट्स, ठीक है। थोड़ा इंटरप्रिटेशन पे आ जाते बेटा, ठीक है। सीधी बात बोलूं, अगर आप इसको मैं वन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूं, वन के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, तो $1 पे आप 13.64 सेंट्स कमा रहे हो। 13.64 मतलब अगर आप $1 अपना एसेट में इन्वेस्ट करते हो, अगर आप अपना $1 एसेट में इन्वेस्ट करते हो, तो वो $1 आपको 13.64 सेंट्स कमा के दे रहा है। इट्स अ वेरी गुड रिटर्न, अच्छा रिटर्न है बेटा, ये अच्छा बेटा, अच्छा रिटर्न मैं बता रहा हूं आपको, ये 13.64 इट्स अ गुड रिटर्न, ठीक है। धंधे में लेकिन बेटा इससे भी ज्यादा रिटर्न होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फॉर अ बिगिनर, एक स्टार्टअप के लिए इतना रिटर्न भी ठीक है, क्योंकि आप बस बेटा, आपका मेन टारगेट होना चाहिए इन्फ्लेशन को फाड़ना। इन्फ्लेशन को फाड़ना आपका मेन रिटर्न होना चाहिए। देखो, मगर मार्केट में इन्फ्लेशन, महंगाई 10% के रेट से चल रही है और आपका बिजनेस आपको 9% के रेट से कमा के दे रहा है, तो भी बेकार है, चाहे आप एफडी से ऊपर कमा के दे रहे हो। एफडी पे मान के चलो आपका 8% रिटर्न चल रहा है, लेकिन आपके धंधे ने आपको 9% कमा के दे दिया। अब आप बोल रहे हो सर ने बताया था एटलीस्ट एफडी से तो ऊपर कमा के देना है। अरे भाई, थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाओ, लेकिन मार्केट इन्फ्लेशन से तो कम ही दे रहे हो, तो आपका पैसा इन्फ्लेशन से तो अभी भी ग्रो नहीं हो रहा। मेरा पर्पस ये, इन्फ्लेशन को किस तरह फाड़ के ग्रो करो, ताकि पैसा इन्फ्लेशन के साथ ग्रो तो हो ही, एक्स्ट्रा और ग्रो, वो आपका ऊपर वाला प्रॉफिट है, वो आपके ऊपर इनकम है, अगर इन्फ्लेशन से ऊपर आ रहा है पैसा। ये सब मैं आपको सेक्शन ई में पढ़ाऊंगा, इसको हर्डल रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला गेम कहते हैं, सब समझाऊंगा। सेक्शन बी में भी हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। चलिए, सिग्निफिकेंस ऑफ रिटर्न ऑन एसेट्स ये मैं आपको बता देता हूं क्या है, मतलब आरओए की इंपॉर्टेंस क्या है। एफिशिएंसी मेजरमेंट, it's a key indicator of how efficiently management is using the company's total resources assets to generate profits. A higher ROA generally signifies better management performance in converting assets into earnings. बताने की जरूरत नहीं, आई थिंक आप, आई होप मेरे समझ में हो गई मेरी बात। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आरओ एक्चुअली क्या है। आरओ क्या है, रिटर्न ऑन एसेट्स, मतलब एसेट्स में कितना रिटर्न मिल गया। तो जितनी ज्यादा आरओए, तो भाई यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोचेंगे यार ये अपनी एसेट का ज्यादा अच्छा यूटिलाइज करता है, और इसका मतलब ये अपनी एसेट्स को ज्यादा अच्छा यूटिलाइज करता है। इसका मतलब एसेट ज्यादा अच्छी यूटिलाइज मतलब क्या, अरे मतलब अपनी ज्यादा एसेट्स यूज होती होंगे धंधे में यूज होती होंगे, इसका मतलब ज्यादा प्रोडक्ट बनाता होगा एसेट से। अरे एसेट मतलब मशीनरी है, जितने ज्यादा अच्छी मशीनरी से उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, एफिशिएंट प्रोडक्ट बनेंगे, तो जितने ही ज्यादा सेल्स होंगे, उतने ज्यादा सेल्स तो उतनी ज्यादा नेट इनकम, भाई साहब उतनी ही ज्यादा रेशियो, तो जितनी ज्यादा आरओए, तो इससे ये सिग्निफाइड होता है भाई, उससे उससे ये पोर्ट्रे होता है कि भाई इसने अपनी एसेट का इतना ज्यादा परसेंटेज इनकम में कन्वर्ट कर लिया। इट्स अ वेरी गुड थिंग। कंपैरेटिव एनालिसिस, ऑब्वियसली आप कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हो बेटा, आप अपनी आरओए पिछले साल की आरओए से कंपेयर कर ही सकते हो। दूसरा, आप इंटर फर्म कंपैरिजन भी कर सकते हो, अपनी फर्म को दूसरी फर्म से कंपेयर कर लोगे, लेकिन इसमें कैच है, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना, इसमें दिक्कत होती है बेटा। आरओए में ऐसा नहीं है बेटा, आपने फार्मास्यूटिकल कंपनी की आरओए को एक टायर इंडस्ट्री की आरओए से कंपेयर कर लिया, ऐसा नहीं होता बेटा, ये स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। मैंने आपको बोला था मैनेजमेंट अकाउंटिंग की दुनिया में स्टैंडर्डाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमने रजिस्टर का पहले पेज पे लिख लेना, स्टैंडर्डाइजेशन मैटर्स। अगर आप बेटा एमबीए करेंगे, अगर टॉप स्कूल्स की बात कर रहा हूं मैं, अगर टॉप स्कूल्स की, वहां पे उनको पहले ही पढ़ा दिया जाता है, सबसे उनके शुरू की क्लास का कंसेप्ट होता है स्टैंडर्डाइजेशन। उन्हें स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ा दिया जाता है कि भैया स्टैंडर्डाइजेशन करके चलनी है, यूनिफॉर्माइजेशन लेके चलनी है, आप ऐसे नहीं इस चीज को इससे कंपेयर कर लिए, सीधी बात है बेटा, ठीक है। आपको स्टैंडर्डाइजेशन लेकर चलनी है। आप एप्पल को और टमाटर को वो रेड रेड दिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं बेटा वो सेम सेम है, उनकी क्वालिटीज अलग है, उनका वाटर इंटेंशन अलग है, उनका टेस्ट अलग है, उनके न्यूट्रिशनल वैल्यूज अलग है, हर चीज अलग है बेटा। आपको स्टैंडर्डाइजेशन लेके चलनी पड़ेगी। हाँ, एप्पल की अपनी अलग अलग ब्रीड है, उनको आप अपना कंपेयर कर सकते हो, टमाटर की अपनी अपनी विद इन अपने अपने रेंज ऑफ टमाटर होते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हो, लेकिन एक चीज को दूसरी चीज से नहीं कर सकते ना बेटा, ये है। एक फार्मा इंडस्ट्रीज के अलग 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 फार्मा कंपनीज होंगी, आप एक दूसरे को उस पर कंपेयर करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फार्मा को एक टायर इंडस्ट्री से कंपेयर करता हो, ऐसे नहीं होता, ठीक है। चलिए, ROA is useful for comparing the operational efficiency for different company within the same industry। मैंने देखो यहाँ पे लिख दिया था आपके लिए सेम इंडस्ट्री, ठीक है, सेम इंडस्ट्री होने चाहिए बेटा। डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए ROA फ्लॉप हो जाती है, फ्लॉप के बेटा आपको वो
वो समझेंगे ये बिल्कुल ही नौसिखिया है। आपको नौसिखिया बोलेंगे अगर आपने ऐसी हरकत कर दी, अगर अपनी जॉब में अगर आपने ऐसा हरकत कर दी, बोलेंगे बड़ा नौसिखिया अकाउंटेंट, इसको यही नहीं पता। ठीक है, इट्स इंपॉर्टेंट टू कंपेयर विद द सेम इंडस्ट्री बिकॉज द एसेट इंटेंसिटी, एसेट इंटेंसिटी एक टर्म है फाइनेंस के अंदर। इसका मतलब आप कितनी ज्यादा एसेट यूज करते हो, कितना ज्यादा पैसा लगाते हो, आपकी बैलेंस शीट में कितनी ज्यादा एसेट है। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, फैक्ट्री कंपनी, बेटा उसकी जो एसेट्स होंगे वो बहुत ही ज्यादा होंगी। अरे क्योंकि उसके अंदर फैक्ट्री की एसेट्स है ना बेटा, प्रोडक्शन कंपनीज होंगी, लाइंस होंगी, असेंबली चेन्स होंगी, कितने ज्यादा तो मशीनरीज होती है उनके अंदर। आपको बेटा नेट जियो वगैरह के अंदर फैक्ट्री वगैरह के प्रोडक्ट आते हैं, देखो उसके अंदर ऑल टाइम मशीनें मशीनें दिखती रहती हैं। तो बेटा उनका मशीन बेस बहुत ज्यादा है, एसेट इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा है एज कंपेयर टू ए सॉफ्टवेयर कंपनी। अरे सॉफ्टवेयर कंपनी ऐसा थोड़ी ना फैक्ट्री के अंदर कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है, उनका क्या है बेटा, वो तो अपना एक सॉफ्टवेयर कंपनी का तो बेटा ज्यादा सिस्टम तो चाहिए नहीं होता है, कॉर्पोरेट सा बना दिया, ऑफिस के अंदर बस काम कर रहे हैं, सारा का सारा सॉफ्ट है ना, वो सॉफ्टवेयर है। चलो कोई सिस्टम थोड़ी ना बनाना उनको, ये हार्डवेयर फैक्ट्री में तो फैक्ट्री सिस्टम थोड़ी ना चला है वहां पे, सीधी बात है। तो उसके एक सॉफ्टवेयर कंपनी की बैलेंस शीट की जो एसेट इंटेंसिटी है बहुत कम होगी एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जिसकी बहुत बड़ी बड़ी एसेट्स होती हैं। सीधा बात है बेटा, इसलिए उनका डेप्रिसिएशन लेवल भी कम होगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको लिखा भी है, a software company will likely have a higher ROA than a capital intensive market। अब हायो सर, लेकिन आपने तो कहा था इस सॉफ्टवेयर कंपनी की एसेट इंटेंसिटी कम होगी तो इसका आरओए ज्यादा क्यों है। बेटा थोड़ी मैथ्स तो 30 की मैथ्स है, ये तो 30 की मैथ्स, 30 की मैथ्स मतलब, अरे भैया आरओए का फॉर्मूला क्या है, नेट इनकम। आरओए का फॉर्मूला क्या है, नेट इनकम अपॉन एवरेज एसेट्स, एवरेज टोटल एसेट है, एवरेज एसेट्स लिख देते हैं, क्या हो गया। बचपन का कंसेप्ट है, डिनोमिनेटर अगर आपका कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा तो क्या कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट मतलब ये जो डिवाइड करके इन दोनों का आंसर जो आता है आंसर कोएफिशिएंट, वो बढ़ नहीं जाएगा। अरे आपका बेस ही कम है, मान के चलो ऊपर क्या है, बिरयानी है बेटा, तो जो बेटा वेज पुलाव वाली बिरयानी है अपनी, और नीचे खाने वाले, नीचे खाने वाले जितने कम होंगे और बिरयानी उतनी कांस्टेंट है, तो बेटा बिरयानी एक पर बंदे को बिरयानी तो बहुत ज्यादा मिलेगी ना। लेकिन अगर खाने वाले अगर मैं नीचे बढ़ा दूं बहुत ज्यादा तो पर बंदे के हाथ में कम आएगी, सीधी बात है। ये तो बचपन का कंसेप्ट, छठी का कंसेप्ट है कि भैया अगर आप डिनोमिनेटर कम कर दोगे तो कोएफिशिएंट इंक्रीज हो जाएगा, डिनोमिनेटर बढ़ा दोगे तो कोएफिशिएंट डिक्रीज हो जाएगा। इनवर्स रिलेशनशिप है ना दोनों का, देखो ना ये 1/एवरेज एसेट्स है ना, ये इट्स एन इनवर्स रिलेशन। ठीक है, चलिए, तो सॉफ्टवेयर कंपनी के बेटा क्या है, एसेट बेस बहुत ज्यादा कम है क्योंकि उनकी एसेट तो इतनी लगती नहीं, उनके पास मशीनरी वगैरह थोड़ी ना होती है कोई, बस ये कंप्यूटर वगैरह लगा रखे, इसका हार्डवेयर सिस्टम बना रखा, बस यही है उनका जो सिस्टम है। तो एसेट डिनोमिनेटर बेस बहुत कम है, लेकिन प्रॉफिट तो बेटा जोरों शोरों से है। आपको तो पता है बेटा सॉफ्टवेयर का जमाना है, एआई का जमाना, तो सॉफ्टवेयर तो जोरों शोरों से कर रही है, तो डिनोमिनेटर बेस बहुत कम है, तो उनका आरओए बहुत ज्यादा है, आरओए बहुत ज्यादा। अब लेकिन एक मैन्युफैक्चरिंग सोचो, एक फार्मा इंडस्ट्रीज है जो दवाइयां बना रहा है, उस बेचारे की फैक्ट्री में तो नेक्स्ट लेवल बेटा उसकी एसेट इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा है, तो उस बेचारे का डिनोमिनेटर बेस बहुत बढ़ गया। अब डिनोमिनेटर बेस बढ़ गया तो कोएफिशिएंट बेचारे का कम हो जाएगा, तो आरओए इसकी कम है, इसलिए ये बहुत आरओए बेटा कभी कभी गलत भी हो जाती है, झूठी इंफॉर्मेशन पोर्ट्रे करती है। जरूरी नहीं है, मेरी बात सुनो बेटा, जरूरी नहीं है किसी इंडस्ट्री का आरओए कम है तो वो प्रॉफिटेबल नहीं है बेटा, वो एक्चुअली इसलिए कम आ गया, उसके बहुत सारे फैक्टर्स है, यही मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम है, फैक्टर्स को एनालाइज करना कि एक्चुअली कम क्यों आई है, ये आपका काम है बेटा। क्योंकि हो सकता है ना वो जो इंडस्ट्री है उसका एसेट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो, इसलिए उसका आरओए कम आया। इसका फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर कंपनी का आरओए बहुत ज्यादा है और एक बेचारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कम है, इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सारी बेकार होती है, वो प्रॉफिटेबल नहीं होती, सब सब सॉफ्टवेयर कंपनी में पैसा लगाओ। अच्छा, अरे इसलिए कम है भैया, ये तो इसलिए कम है कि उस बेचारे मैन्युफैक्चरिंग की एसेट इंटेंसिटी बहुत है, डिनोमिनेटर बेस बहुत बड़ा हुआ है, इसलिए बेचारे का कोएफिशिएंट बहुत कम आ रहा है, इसलिए आरओए कम आ रहा है। इसलिए बेटा थोड़ा आपको हर चीज बेटा ये धीरे धीरे आती है, ये आपको करते 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 आएगा, कुछ तो आपको एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा। ठीक है, performance trend analysis tracking ROA over multiple periods for the same company can reveal the trends in asset utilization and profitability, and increasing ROA suggests improved efficiency while declining ROA might indicate issues with asset management or declining profitability। अगर आप अपने को कंपेयर करते रहोगे तो बेटा आप एक ट्रेंड बना लोगे, एक बना लोगे ट्रेंड, या पिछली बार 14% आया, फिर 17 आया, फिर एक बार गिर गया 13% पे, फिर हमारा सीधा 20% इंक्रीज हुआ, चार्ट बना लोगे ऐसा, आपको एक चार्ट पता चल जाएगा भाई इस साल हमने ऐसा क्या करा कि इतना कम हो, इस साल हमने क्या कर दिया भाई इतना कम ही हो गया, इतना कम हो गया, पता नहीं क्या करा एसेट के साथ बेटा, पता नहीं एसेट्स के साथ क्या झोल कर दिया आपने कि इस साल इतना कम हो गया, इस साल इतना भी इंक्रीज हो गया। आप एक ट्रेंड बना लोगे कि भाई इतना, ट्रिगर्स बना लोगे, सिर्फ ट्रिगर्स बोलते हैं फाइनेंस के अंदर, आप कुछ ट्रिगर्स बना लोगे कि भाई साहब इन जगहों पे ऐसा ऐसा हो जाता है,
मतलब आपको पता चल जाएगा कि मैं एसेट के साथ ऐसा छेड़छाड़ करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन अगर मैं एसेट के साथ ऐसा गेम खेलूंगा तो ऐसा हो जाएगा। तो हमको यहां पे इस चीज को मेंटेन करके चलना है। तो आप अपनी टीम को एक ट्रेनिंग कंडक्ट करोगे, आप बोलोगे हमें एसेट्स को ऐसे यूटिलाइज करना है, ऐसे ऐसे चीजें करना है, ऐसा करना है। मैं समझाऊंगा, सेक्शन बी का कंसेप्ट है पार्ट वन का मैं आपको वहां पे समझाऊंगा। थोड़ा सा सेक्शन ई में भी समझेंगे पार्ट वन की, ठीक है, एसेट यूटिलाइजेशन। चलिए ठीक है, तो ये ट्रेंड एनालिसिस होता है। आइए, पार्ट ऑफ ड्यू पॉइंट एनालिसिस। ये ड्यू पॉइंट एनालिसिस बेटा ये एक अलग ही कंसेप्ट है, ये मैं आपको अभी नहीं पढ़ा रहा, बाद में पढ़ाऊंगा। जो रिटर्न, इसका नेक्स्ट रेशियो रिटर्न ऑन इक्विटी, वहां पे पढ़ाऊंगा। तो इस पॉइंट को भी आप रहने दो, क्योंकि फिर ड्यू पॉइंट एनालिसिस के लिए मुझे आपको ड्यू पॉइंट समझाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। बस थोड़ा सा वेट करो, ये रेशियो हो गई, अगले रेशियो में समझाना है ड्यू पॉइंट, ठीक है। तो अगली क्लास में बेटा मैं आपको रिटर्न ऑन इक्विटी समझाता हूँ। मिलते हैं आपसे।